गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों डिसोल्यूशन का मतलब समझ लीजिए। डिसोल्यूशन में पार्टनर्स अपनी फर्म को बिल्कुल डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं और एक सारी एसेट्स को बेच करके और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है एक्चुअली। अब बीच बीच में जितनी तरह की ट्रांजैक्शन आएंगी उनको किस तरह से डील करना है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं नॉर्मली, है ना, और उनकी क्या एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले देखिए, आप एंट्रीज़ को समझ लीजिएगा क्योंकि आगे तक आपके काम आएंगी जब तक ये चैप्टर आप करोगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास हमें एक कंडीशन दी हुई है कि ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स क्या है, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी। बैलेंस शीट में आप सब जानते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है और सारी एसेट्स में से आपको कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ देना है। बैंक बैलेंस में आप बैंक बैलेंस को आपको नहीं लेना है, मतलब उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि हम एक सेपरेट कैश या बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ये बैलेंस वहाँ जाते हैं। ठीक है ना, तो रियलाइजेशन में कैश या बैंक नहीं जाता है। तो उसकी सिंपल सी एंट्री है कि रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और सारी एसेट्स को आप क्रेडिट करोगे। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और सारी एसेट्स क्रेडिट होंगी। अब मान लीजिए एसेट साइड में आपको बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग 5 लाख का 5 लाख की बिल्डिंग्स दी है, आपको मशीन 2 लाख की दी हुई है। तो आप इस तरह से एंट्री पास करते हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 5 लाख, टू बिल्डिंग 2 लाख और रियलाइजेशन में 7 लाख डेबिट हो जाएगा। ओके, इस तरह से, और जितने भी एसेट्स होंगे आप उसको उस हिसाब से कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसमें बच्चों सारी लाइबिलिटीज़ आपको ट्रांसफ़र कर देनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, अब कुछ चीज़ें आप रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी साइड की ट्रांसफ़र नहीं करोगे, जिसमें सबसे पहले दे रखा है पार्टनर का लोन। ठीक है, पार्टनर का लोन एक्चुअली लोन है, पार्टनर्स लोन अकाउंट हम एक बनाते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और वहाँ से फिर उसका पेमेंट हो जाता है। आप डायरेक्ट भी पेमेंट दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सीधा पेमेंट भी कैश में दिखा सकते हो उसका। और कैपिटल जो है पार्टनर्स की, वो पार्टनर्स की कैपिटल आप जानते हैं, अभी तक आपने एडमिशन और रिटायरमेंट ये सारे आप चैप्टर्स करके आए हैं। तो कैपिटल जो है बाई साइड में दिखाते हो आप, बाय बैलेंस BD करके। तो लाइबिलिटी साइड की जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी रिजर्व्स वगैरह जो दे रखी होती हैं, ये क्या कहते हैं, आप उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो आप ट्रांसफ़र करोगे, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबिल हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे। उसके बाद पहला स्टेप तो ये हो गया सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का। दूसरा आप करोगे सेल ऑफ एसेट्स, यानी सारी एसेट्स को आप बेच रहे हो। अब तो ऑब्वियसली जब आप बेचोगे तो कैश या बैंक जो भी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हो उसको डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे। आप एक चीज़ ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको यहाँ पर इस स्टेज पर प्रॉफिट एंड लॉस ये सब कैलकुलेट नहीं करना है। कभी आपको ये लगे कि बिल्डिंग तो हमारे पास 2 लाख की थी और उस 2 लाख की बिल्डिंग को हम 2.5 लाख में बेच रहे हैं, तो 50,000 का प्रॉफिट का क्या हुआ, 50,000 अलग से दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम देखिए एसेट्स को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसकी पूरी ये जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, यानी बुक वैल्यू का मतलब हो गया कि एसेट्स में साइड में अगर बिल्डिंग 2 लाख रुपए से डेबिट है तो हमने यहाँ पर उसे बिल्डिंग को 2 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब बिल्डिंग का अकाउंट तो वैसे ही क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम उसको सेल करेंगे तो यहाँ पर हम इसे सेलिंग प्राइस पे लेंगे। ठीक, तो जितने में आप बेच रहे हो उस अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी। अगर एसेट्स आपने बेची नहीं है और किसी पार्टनर ने उसको ले लिया है,
ठीक है। एडजस्टमेंट में कभी कभी ऐसा भी आता है कि स्टॉक जो है वो पार्टनर ने ले लिया, ए ने ले लिया स्टॉक, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करोगे, तो जो भी पार्टनर लेगा उसकी जो कंसर्न पार्टनर है उसकी कैपिटल को आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे, और एग्रीड वैल्यू का मतलब जितने में उसने लिया है, ठीक है। जितने का है उस पर आपको कोई मतलब नहीं है, जितने में उसने लिया है उससे एंट्री होगी आपकी, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने स्टॉक बैलेंस शीट में आपको 20,000 का दिया हुआ है, उसने 15,000 में ले लिया, तो आपको 15,000 से एंट्री करनी है। अगर ए ने लिया है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000, भले ही वो 20 का है, इससे आपको मतलब नहीं है। बी ने लिया तो बी को डेबिट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। जिसने भी लिया है उस पार्टनर को आप डेबिट करेंगे। नेक्स्ट इज एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन, यानी इसका मतलब है कि पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब उसने फर्म को लोन दिया है तो फर्म की ये लाइबिलिटी है कि आप पार्टनर को उस लोन का पेमेंट करें, बट फर्म ने उसे कोई एसेट्स दे दी, ठीक। तो इस कंडीशन में आप क्या एंट्री पास करोगे, क्योंकि उसको लोन का तो एक तरीके से पेमेंट हो ही गया भाई, उसे पैसा नहीं मिला तो कोई एसेट्स मिल गई, तो लोन तो पार्टनर्स का लोन तो डेबिट होगा ऑब्वियसली, ठीक। अब क्रेडिट क्या हुआ है, एक तो ये दिया है देखिए टू रियलाइजेशन इन्होंने लिखा, और यहाँ पे दिया एग्रीड वैल्यू, और फिर से इन्होंने टू रियलाइजेशन लिखा और यहाँ पे दिया है लोन अमाउंट लेस एग्रीड वैल्यू, ठीक। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ये लोन पार्टनर्स का लोन जो है सपोज 1 लाख का है, ठीक है, और एसेट्स 80,000 की है, तो आपने लोन डेबिट किया तो 80,000 यहाँ पर आ जाएगा और 1 लाख तो ऑब्वियसली यहाँ डेबिट होगा, ठीक। तो लोन की अमाउंट से, ये वाली टू रियलाइजेशन लिखा है, लोन की अमाउंट लेस एग्रीड वैल्यू, जितना उसे मतलब 20,000, 20,000 से ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है बच्चों सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं दिए हुए हैं आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एसेट्स बैलेंस शीट में एंट्री उसकी नहीं हो रखी है, लेकिन फिर पता चला कि जब आप फर्म बंद कर रहे हो तो आपने उसको ऐसी एसेट्स को भी बेच दिया कि वो क्या कहते हैं, उससे कुछ अमाउंट आपको मिल गई है, तो उस कंडीशन में आप कैश को डेबिट करोगे, रियलाइजेशन को, जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से दिया होता है कि एक पुराना टाइपराइटर है, अनरिकॉर्डेड है, 2,000 का था, आपने उसे 1,500 में बेच दिया, तो आप एंट्री 1,500 से करोगे, 2,000 से नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर आपको कैसे करना है, मतलब आप क्रेडिटर का सपोज पेमेंट कर रहे हैं तो रिलेशन डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो उस अमाउंट से। क्रेडिटर 1 लाख के हैं, 80,000 पेमेंट कर रहे हो, 80,000 से आएगा, ठीक है। क्रेडिटर 1 लाख के हैं, आप 1,20 पेमेंट कर रहे हो, 1,20 से आएगा, जितने से भी आएगा आप वो अमाउंट दिखाओगे। एनी लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई पार्टनर अगर कोई लाइबिलिटी ले लेता है, अभी तो आपने एसेट्स देखा था, एसेट्स ली थी, अब अगर लाइबिलिटी लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और पार्टनर्स की कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे, जितने में उसने वो लाइबिलिटी ली है, ठीक है। अगर पार्टनर कहते हैं कभी क्रेडिटर का पेमेंट मैं करूँगा, तो आप उस हिसाब से आप एंट्री करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। फर्म ने अगर पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का किया है तो बहुत सिंपल से एंट्री होती है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, जितना भी अमाउंट फर्म में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, फर्म को क्लोज करने में कुछ खर्चे आते हैं एक्चुअली, ठीक है। फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद कर रहे हो आप फर्म को, तो उसमें कुछ जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विच डिड नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपने पढ़ा था, ऐसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, यानी जो लाइबिलिटी साइड में मेंशन नहीं है और उनका आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना है तो देखो एक नॉर्मल ये पेमेंट की जो एंट्री है यही आपको बनानी होती है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पेमेंट हुआ था, ये भी पेमेंट की है, जितना आप अमाउंट ऑफ पेमेंट है, जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी आप एंट्री पास करोगे, ठीक है। एंट्री पेमेंट की सेम ही है। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय एनी पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ, यानी किसी पार्टनर ने फर्म की तरफ से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिया, मतलब करना था एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म को लेकिन कर दिया पार्टनर ने, उस कंडीशन में
रिलाइजेशन एक्सपेंसेस को रिलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और जो भी पार्टनर कंसर्निंग पार्टनर है जो उस खर्चे को बेयर कर रहा है, उस एक्सपेंसेस को बेयर कर रहा है, उसको उसकी कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट, या अगर आप ऑब्वियसली अगर आप रिलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, फर्म बंद हो रही है, सारी एसेट्स को आप बेच रहे हो, सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हो, तो पूरी ट्रांजेक्शन से कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका क्या करना है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल, उनके जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो भी गिवन रेशो है, ये समझ लीजिए, ओल्ड रेशो मान लीजिए, ठीक है, उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और अगर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को आप डेबिट करोगे और रिलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह से एंट्री पास होंगी। जब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको इन एंट्रीज को और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जैसे ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।